we are going to discuss on the uterine fibroids. अब uterine fibroids basically a benign tumor in the uterus that is also known as myoma या फिर leiomyoma और fibromyoma. So इंसिडेंस क्या है, ऑलमोस्ट 20 to 40% एज ग्रुप. और इंसिडेंस कौन सा एज है जिसमें रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाई, बिकॉज इट इज़ एस्ट्रोजन डिपेंडेंट. दैट इज़ वाई व्हाट हैपन्स दैट in the reproductive age group it is commonly seen. So they are the pelvic tumors arising mostly in the यूट्रस. एंड टाइप्स क्या है इसकी, बेसिकली टाइप्स अगर हम देखते हैं तो इसको क्लियरली अगर आप विजुलाइज करें स्क्रीन पे, तो ये जो आपको फाइब्रॉइड नज़र आ रहा है ये अंडर द कवर ऑफ सीरोजा है. दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सब सीरोजल फाइब्रॉइड. दिस वन अगर हम बात करते हैं, दिस वन इज ऑल्सो सब सीरोजल. अगर हम इसकी बात करते हैं तो इट इज़ बेसिकली इंट्राम्यूरल, बिकॉज ये मायोमीट्रियम के इनसाइड में इट्स प्रेजेंट, सो दैट्स वाई इट्स नोन एज इंट्राम्यूरल. और अगर हम बात करते हैं इस फाइब्रॉइड की, तो यू कैन सी दैट इट इज़ प्रोट्रूडिंग इनटू द एंडोमेट्रियल कैविटी. तो बेसिकली ये सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड है. अब अकॉर्डिंग टू द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फाइब्रॉइड्स, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइब्रॉइड्स, दे आर वेरीड. Now, as far as the histopathological or pathological features of the fibroid they are concerned, तो basically fibroma या simple जो smooth muscle cells हैं, स्पिंडल शेप्ड सेल्स, वर्ल्ड अपेरेंट्स जो भंवर की शक्ल में होता है, वर्ल्ड अपेरेंट्स में आपको नज़र आते हैं. तो ये बिनाइन ट्यूमर है, इसमें न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो बेसिकली नॉर्मल नज़र आती है हमको. और सो एज फार एज द एपिडेमियोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स आर कंसर्न, तो इसमें हमारे पास ये है कि इसका इंक्रीज रिस्क है विद इंक्रीजिंग एज. एंड ऑल्सो इन नलीपैरिटी, बिकॉज जो नलीपैरस फीमेल्स हैं दे आर एक्सपोज मोर टू एस्ट्रोजन. सो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स के अनअपोज्ड एस्ट्रोजन का एक्सपोजर है, दैट इज़ वाई दे आर मोर एक्सपोज. सिमिलरली ओबेसिटी में भी एस्ट्रोजन कंटेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है. और अर्ली मिनार्की है, देन अगेन शी इज़ एक्सपोज मोर टू एस्ट्रोजन. और डायबिटीज़ में चूँकि आपके पास कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिरेंज होते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ में, तो अल्टीमेटली व्हाट हैपन्स कि एस्ट्रोजन कन्वर्टेड टू एस्ट्रोन. बेसिकली व्हाट हैपन्स कि जो आपके पास एंड्रोजन्स हैं दे आर कन्वर्टेड टू एस्ट्रोन because of peripheral aromatization, and ultimately it results in the formation of a fibroid, or ultimately diabetes is a risk factor and hypertension is also a risk factor. अब जहाँ तक इसके रिड्यूस्ड रिस्क फैक्टर्स का ताल्लुक है, तो हमारे पास जो प्रोजेस्टेरोन्स हैं दीज आर एसोसिएटेड विद रिड्यूस्ड रिस्क फैक्टर. पैरिटी है, एक्सरसाइज है, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं. नाउ एज फार एज द प्रेजेंटेशन इज़ कंसर्न, अब हम जनरल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं. तो कमिंग बैक टूवर्ड्स द डायग्राम अगर हम देखें, तो ये जो हमारे पास सब सीरोजल फाइब्रॉइड है, यू कैन सी कि कवर्ड बाय द सीरोजा, सो इट इज़ मेनली क्रिएटिंग द प्रेशर इफेक्ट्स. तो अगर ये एंटीरियरली ब्लैडर है, ब्लैडर को पुश करेगा तो पेशेंट को यूरिनरी कंप्लेंट्स होंगी. पोस्टीरियरली रेक्टम को पुश करेगा तो उसको बाउल के लिहाज से कंप्लेंट्स होंगी, which can result in constipation or it can result in diarrhea. And anteriorly pushing the bladder, it can result in इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ द यूरिन, और या फिर इनकॉन्टिनेंस भी हो सकती है. और अगर पेशेंट का फाइब्रॉइड इंट्राम्यूरल है तो प्रेशर इफेक्ट्स के साथ साथ ब्लीडिंग पैटर्न भी इंक्रीज़ कर जाएगा. और अगर सबसीरोजल है तो देखें यहाँ पे सबसीरोजल इज़ बेसिकली कॉजिंग द डिस्टॉर्शन ऑफ द कैविटी. तो इस इन दिस वे ना सिर्फ ये कि प्रेगनेंसी को इम्प्लांट होने से थोड़ा सा इनहिबिट करेगा, बल्कि ब्लीडिंग को भी इंक्रीज़ करेगा, और अर्ली मिसकैरेज भी कॉज कर सकता है. या फिर अगर लेटर एडवांस्ड एज है तो उसमें प्री टर्म लेबर का रिस्क हो सकता है. और जहाँ तक फंडल सबसीरोजल फाइब्रॉइड है, अगर लार्जर इनफ है, तो व्हाट विल हैपन कि अगर हम यहाँ से देखें तो ये जो ट्यूबल ओपनिंग है यहाँ से इसको ब्लॉक कर सकता है. तो अल्टीमेटली दिस वे ये प्रेशर इफेक्ट्स की वजह से ट्यूबल ब्लॉकेज करेगा, और अल्टीमेटली अगेन कैन बी अ सोर्स ऑफ द सब फर्टिलिटी. इसके अलावा प्रेशर इफेक्ट्स हैं, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, एब्डोमिनल पेन है. अगर फाइब्रॉइड डीजेनरेटिंग फाइब्रॉइड है, देन अल्टीमेटली इट कैन कॉज सिवियर पेन. तो अल्टीमेटली दीज आर द मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द फाइब्रॉइड्स इन अ पेशेंट विद फाइब्रॉइड्स. और इनकी जो डिजेनरेशन होती है वो किस तरीके से हो सकती है, कैल्सिफिक हो सकती है जिसमें कैल्शियम डेपोजिशन हो जाती है, या फिर उसमें कुछ उसकी वॉस्कुलैरिटी इफेक्ट हो जाती है और नेक्रोटिक हो जाते हैं, या फिर वो सिस्टिक हो सकते हैं. तो डिफरेंट इसकी डिजेनरेशंस हो सकती हैं. सो प्रेगनेंसी में व्हाट हैपन्स नॉर्मली इन द प्रेगनेंसी द फाइब्रॉइड इंक्रीज इन द साइज. देन आफ्टर बीइंग इंक्रीज इन द साइज अल्टीमेटली बिकॉज इट इज एस्ट्रोजन डिपेंडेंट प्रेगनेंसी, तो अल्टीमेटली साइज भी इंक्रीज कर जाएगा. और इन दिस वे क्या हो जाएगा कि अगर फाइब्रॉइड प्रेगनेंसी में रिपोर्ट हुआ है लो लाइंग है,
तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लेबर कॉज कर सकता है, और एबनॉर्मल लाई कॉज कर सकता है, मेल प्रेजेंटेशन कॉज कर सकता है, रेड डिजेनरेशन हो सकती है प्रेगनेंसी में, और इसके अलावा मस्कुलैरिटी इंक्रीज कर जाती है. दैट इज़ वाई इट्स एडवाइजेबल दैट फाइब्रॉयड शुड नॉट बी रिमूव्ड इन अ प्रेग्नेंट लेडी. इवन आप सिजेरियन करेंगे तो यू शुड नॉट रिमूव द फाइब्रॉयड. सो कॉम्प्लिकेशंस दैट आई हैव टोल्ड कि अगर ये इंट्राम्यूरल फाइब्रॉयड है या ये सबम्यूकोजल फाइब्रॉयड है तो अल्टीमेटली ये मिसकैरेज कर सकता है, प्रेशर इफेक्ट्स कॉज कर सकता है, मैल प्रेजेंटेशंस कॉज कर सकता है, यूट्रस की जो नॉर्मल एंटी वर्जन है उसको डिस्प्लेस कर सकता है, प्रेगनेंसी में प्रीटर्म लेबर हो सकता है, डिफ़िकल्ट डिलीवरी ऑफ द शोल्डर्स हो सकता है, मैल प्रेजेंटेशन या पोस्टमार्टम हैमरेज, और इसके अलावा पीरियड में आके इन सब यूट्रस प्रॉपर्ली इन्वोल्यूट नहीं होता, सब इन्वोल्यूशन हो सकती है. सिमिलरली सेकेंडरी पीपीएच भी हो सकता है और इन्वर्जन या सेप्सिस भी हो सकती है. सो नाउ अगर हमने स्ट्रक्चर स्टडी किया फाइब्रॉइड्स का तो इट्स सीन कि फाइब्रॉइड्स हैव गॉट एन इंक्रीज एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स. तो अल्टीमेटली इनका जो चाइल्ड बेयरिंग एज में इनका इंक्रीज होता है साइज़, और इसके अलावा मेनोपॉज में यूजली साइज़ रिड्यूस हो जाता है इनका. सो अल्टीमेटली एज फार एज द लोकेशन ऑफ द फाइब्रॉइड इज़ कंसर्न वी हैव डिस्कस्ड कि या तो ये सबम्यूसिरोजल हो सकता है, या फिर ये इंट्राम्यूरल हो सकता है, सबम्यूकोजल हो सकता है, या इंट्राम्यूरल हो सकता है, या ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड हो सकता है, या सर्वाइकल फाइब्रॉइड हो सकता है. तो ये देखिए, अगर आप ये देखें तो ये सर्विक्स के लेवल पे आ रहा है, तो डिफरेंट इसकी लोकेशंस हैं. तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ये ओवेरियन मैस भी हो सकता है, पेल्विक एब्डोमेन मैस हो सकता है, या फिर कोई गट से रिलेटेड मैस हो सकता है, या किडनी से रिलेटेड. अब अगर ओवेरियन मैस को आपने फाइब्रॉइड इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो हाउ इट विल बी डन इन अ वे के जो वेरियन मैस है इसकी लोअर लिमिट जो है अप्रोचेबल है, लेकिन फाइब्रॉइड इज़ यूजली इनसेपरेबल फ्रॉम द यूट्रस. वाई? बिकॉज फाइब्रॉइड इज़ अराइजिंग फ्रॉम द यूट्रस. अल्टीमेटली इस तरीके से हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. अगर हम इसकी पैथोलॉजी पढ़ लें तो ये बेसिकली एक बिनाइन ट्यूमर है, वेल इनकैप्सुलेटेड है, इसकी नॉट एडहेरेंट टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स, मोबाइल है. इसके अलावा इसकी जो वस्कुलैरिटी है वो इन दैट वे इंक्रीज नहीं है, और इसकी बेसिकली स्मूथ मसल फाइबर्स इसके अंदर हैं. इसकी हम डायग्नोसिस यूजुअली व्हाट हैपन्स कि पेशेंट क्लिनिकली तो प्रेजेंट करती है हमारे पास, या मेनोरेजिया के साथ प्रेजेंट करती है जिसमें साइक्लिकल रेगुलर हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीड कर रही होती है, या फिर ये कि पेशेंट को प्रेशर इफेक्ट्स होते हैं, या फिर उसको पेन होता है, या फिर उसको इन एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंप्लेंट्स हो रही होती हैं. तो हम इसको अल्ट्रासोनोग्राफी पे कंफर्म करते हैं, और जो कंफर्मेटरी अगर हमने मज़ीद देखना है तो आमतौर पे CT MRI पे उसको हम कंफर्म कर लेते हैं. तो अगर हम उसको फाइब्रॉइड को अल्ट्रासोनोग्राफी पे देखते हैं तो यू कैन सी हेयर, ये हमारे पास यूट्रस है, यहाँ से लाइनिंग इसकी यूट्रस की नज़र आ रही है, और ये हमारे पास ये फाइब्रॉइड है जो कि इसके ऊपर वेल डिमार्केटेड कैप्सूल के साथ नज़र आ रहा है हमें. सिमिलरली अगर आप MRI पे देखें तो यहाँ पे हमें यहाँ नज़र आएगा कि ये एक वेल डिमार्केटेड सराउंडेड मैस है जिसमें इनकैप्सुलेटेड है. सिमिलरली MRI पे बड़ा क्लियर आपको देखेंगे स्ट्रीक आपको नज़र आ रही है एंडोमेट्रियम की, और इस एंडोमेट्रियम के साथ ये आपका फाइब्रॉइड नज़र आ रहा है. तो इट मीन्स कि ये फाइब्रॉइड बेसिकली आपके पास एक इनकैप्सुलेटेड प्रॉपर एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है. अब ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है इसकी, वो डिपेंड करती हैं एज पे, साइज़ पे, पैरिटी पे, नंबर पे, लोकेशन पे. अगर यंग एज पेशेंट है, अनमेरिड है और मेनोरेजिया है तो येस द ऑप्शन इज़ कि आप उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल करें इधर बाय नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, या फिर आप उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स देंगे जो कि इसके लिए सेफ़ हैं, बिकॉज दे ब्रिंग अबाउट श्रिंकेज इन द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड. अगर पेशेंट के पास फर्टिलिटी बेयरिंग एज ग्रुप है, शी इज़ मैरिड एंड फाइब्रॉइड लार्ज इन साइज है, तो देन और कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, तो इन दैट केस वी हैव टू गो फॉर मायोमेक्टमी. बट वी हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट कि इसका 1% रिस्क ऑफ हिस्टेरेक्टमी है, सो अल्टीमेटली और रिकरेंस रिस्क 40% है. सो ऑल दीज द cons and pros, all these things have been discussed with the patient. और जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, अगर इसका साइज़ छोटा है तो आप इसको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं, और अगर फाइब्रॉइड जो है वो कैविटी को डिस्टॉर्ट कर रहा है और प्रेगनेंसी इम्प्लांट होने के लिए वहाँ पे उस तरीके से रिस्क है, तो इन दैट वे हम भी यूजली एडवाइज द मायोमेक्टमी. अब जो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस है हमारे पास वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स हो सकती हैं, या फिर डेपो-प्रोवेरा इंजेक्शन जिसमें प्रोजेस्टेरोन एनालॉग्स होते हैं हमारे पास, या फिर GnRH एनालॉग्स. GnRH एनालॉग 6 ऑलमोस्ट ये व्हाट दे डू कि ये मेनोपॉजल स्टेट क्रिएट कर लेते हैं,
जिसकी वजह से एस्ट्रोजन डिप्लीट हो जाएगा और अल्टीमेटली फाइब्रॉइड का साइज़ ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। और इसके साथ आपने एचआरटी या टिबोलोन जो है वो एड बैक थेरेपी देनी होती है, बिकॉज अगर मेनोपॉज की पिक्चर आई है तो पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क हो सकता है। सर्जिकल जो मैनेजमेंट है हमारे पास वो वेरी करती है, मायोमेक्टमी को चूज़ करें या हिस्टेरेक्टमी को चूज़ करें। मायोमेक्टमी में आमतौर पे यंग एज ग्रुप में हम चूज़ करते हैं और रिस्क उसको इन्फॉर्म करते हैं अगर वो प्रेगनेंसी से इंटरफेयर कर रही हो। और हिस्टेरेक्टमी इन ओल्ड एज जब पैरिटी कंप्लीट हो जाती है पेशेंट में और नो मोर कंसर्न्स ऑफ द पैरिटी और उसमें ब्लीडिंग इज़ वेरी ब्लीडिंग इज़ वेरी इंक्रीज, तो इन दैट केस हम उसको हिस्टेरेक्टमी एडवाइस करते हैं अगर एडवांस्ड एज ग्रुप में है। हमारे पास कुछ टेक्निक्स है रेडियोलॉजिकल एम्बोलाइजेशन, जिसमें हम पॉलीविनाइल पार्टिकल्स इंजेक्ट करते हैं फेमोरल आर्टरी के थ्रू यूट्राइन आर्टरी में, जो कि अल्टीमेटली नेक्रोसिस कॉज करती हैं फाइब्रॉइड का, जो कि स्मॉलर इन साइज होगा तब इसमें हेल्पफुल होंगी और ये स्लफ अप हो जाएगा। बट द थिंग इज़ दैट एक्सपर्टीज आर टू बी रिक्वायर्ड इन दैट केस। तो हमारे पास इस तरह से जो ऑप्शंस हैं सर्जिकल मैनेजमेंट में हमने बात की मायोमेक्टमी की या फिर हिस्टेरेक्टमी। जो हिस्टेरेक्टमी है हमारे पास एब्डोमिनल रूट के थ्रू हो सकती है, विजाइनल रूट के थ्रू भी हो सकती है और डिपेंड करता है कि हमारे पास हिस्टेरेक्टमी अगर हम करने लगे हैं तो यूट्राइन साइज़ कितना है। यूट्राइन साइज़ अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम वी विल गो फॉर एब्डोमिनल अप्रोच। और अगर फाइब्रॉइड बेसिकली लोअर सेगमेंट में है और यूट्राइन साइज स्मॉल है तो हम उसको वैजाइनली रिमूव कर सकते हैं। और मायोमेक्टमी का भी सेम प्रोसीजर्स हैं। 40% रिस्क ऑफ रिकरेंस है फाइब्रॉइड का और ओनली 1% रिस्क ऑफ मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन। अब हमारे पास जो न्यूअर रिजीम्स आ रही हैं वो सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स आते हैं, जो कि एस्ट्रोजन को एक्ट नहीं करने देते और इस तरीके से फिर फाइब्रॉइड का साइज इंक्रीज़ नहीं हो पाता। तो हम उसको सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स दे सकते हैं या फिर मिफेप्रोस्टोन दे सकते हैं। सो दिस फॉर ऑल अबाउट द फाइब्रॉइड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रिटर्न में भी और हमारे टॉक्स में भी। तो एनी क्वेरी इन दिस, इज इट क्लियर? ओके।